हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। राइट, सॉरी, ओके। सो मैं कूलम्ब्स लॉ का स्टूडेंट पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स विच इज रिलेटिवली एट रेस्ट is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, the force act along the line joining between two charges. Okay, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में लिखा है अभी मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने बताया था, क्योंकि इस लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, फिजिकल जो एक्सपेरिमेंट से हुआ है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल नेचर का है ये लॉ। तो इसको देखते हैं उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था दो पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, और दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट चार्ज का बीच का दूरी जो है R दूरी है। राइट, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है। तो उन्होंने कूलम्ब्स भाई साहब ने बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, विच इज़ आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे और एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो दोनों के बीच के जो फोर्स होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने बताया दोनों के प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन Q1 एंड Q2। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका और इसका वैल्यू। ठीक है, ये बताया। ठीक है, सेकेंड क्या बताया कि फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के जो दूरी है, यहाँ पे लिखेंगे 1/r² के। राइट, सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्स आता है, फोर्स का जो आएगा वह आएगा Q1 Q2 अपॉन r²। राइट, ठीक है, क्या आएगा, Q1 Q2/r² आएगा। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। राइट, तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा K और आता है Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, K क्या है, K इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे इसको। राइट, और K का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। ठीक है, अभी समझेंगे यहाँ पे 1/4π ही क्यों आया। ठीक है, K का जो वैल्यू हुआ है 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आया और इसका वैल्यू है मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो 1/4π दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2π भी आ सकता था, ठीक है, सिर्फ पाई भी आ सकता था, तो 4π क्यों आया इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, कितना होगा, 10⁻⁻12, और इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक कूलम्ब। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट, यही होगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ, यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका यूनिट मैंने लिख दिया ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि यहाँ से कूलम्ब्स लॉ कैसे आया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल नेचर का फोर्स है, एक्सपेरिमेंट से आया, और F = Q1 Q2/r² यहाँ से आ गया। K का वैल्यू हमने देखा 1/4πε0 होता है। ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं। राइट, फिर देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ से देखा कि कूलम्ब्स लॉ ने जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन दिया वो दिया 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी r है, दोनों के बीच का जो फोर्स का इक्वेशन होता है ये आया कूलम्ब्स लॉ के अनुसार से। राइट, अब यहाँ पे उन्होंने 1/4π क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे पाई भी हो सकता था, 2π भी हो सकता था, तो चलिए इसको देखते हैं उन्होंने 1/4 क्यों लिया। राइट,
तो यहाँ पे 1/4 पाई लेने का मेन रीज़न जो है मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसको मिटा देता हूँ पहले, ओके। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, सपोज आई हैव अ पॉइंट चार्ज विच इज़ सिचुएटेड हेयर। तो यहाँ पे अगर यहाँ से एक फोर्स को रखेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो फोर्स को लगाएगा, यहाँ पे रखेंगे फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसके अलॉन्ग में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लाएंगे तो इसके अलॉन्ग में लगे, यहाँ पे रखेंगे इसके अलॉन्ग में लगे, यहाँ पे रखेंगे इसके अलॉन्ग में। तो हर एक स्पेस में कहीं भी रखेंगे तो उस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये फोर्स को एक्सर्ट करेगा, मतलब यहाँ से एक स्पेयर बनेगा, ठीक है। इसका इफेक्ट, इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट पूरे स्पेरिकल सरफेस में प्रोड्यूस हो रहा होगा, पूरे स्पेयर, एक स्पेयर बन रहा होगा। और पूरे स्पेयर का जो एंगल होता है वो 4 पाई होता है। आपने सॉलिड एंगल में पढ़ा होगा, दो एंगल होता है, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है, 2D के लिए होता है, 2D में होता है, और सॉलिड एंगल होता है 3D में होता है, राइट। मतलब यहाँ से मान लेते हैं 2D प्लेन है यहाँ पे, और एक लाइन जो एंगल बनाता है, इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में मान लेते हैं यहाँ पे एक कोन, ठीक है, एक कोन है, कोन तो 3D फिगर होता है ना। ये जो एंगल बनाता है इसको ओमेगा बोलते हैं, और ओमेगा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। दिस इज सॉलिड एंगल। तो 3D में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं, राइट। अब देखो प्लेन एंगल जो होता है ना, यहाँ पे आपको, आप लोगों ने पता होगा, ठीक है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक, और ये थीटा एंगल है, राइट। तो ए वाला जो दूरी को हम मान लेते हैं एल, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसमें होता है प्लेन एंगल में। सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में होता है थीटा अपॉन इस एंगल के बराबर होता है इसका एरिया, कितना एरिया सब्सटेंड किया हुआ है, तो एरिया कितना मानेंगे, इसको मान लेते हैं ए, डी एरिया मान लेंगे, अपॉन आर स्क्वायर होता है इसमें, ठीक है। सॉलिड एंगल में जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, वह होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए मीन्स एरिया। तो टोटल कितना, सॉलिड एंगल टोटल कितना हो सकता है, तो टोटल एरिया कितना सब्सटेंड कर सकता है 3D में, 3D में टोटल एरिया सब्सटेंड कर सकता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से कूलम्स लॉ में 1/4 टर्म आया, क्योंकि यहाँ पे जो इस चार्ज है इसका पूरे एक स्पेरिकल सरफेस में इसका इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पे क्या आता है, 1/4 पाई टर्म आता है। और ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, जो एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने लिख दिया है, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें, इसको मैं मिटा। एप्सिलॉन जो होता है यह क्या होता है, यह होता है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब कूलम्स फोर्स जो होता है वह मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स दो चार्ज को रखेंगे तो एक्सर्ट करेगा। अगर एयर में है तो अलग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसी को वाटर में लेकर रखेंगे तो अलग फोर्स को एक्सर्ट करेगा, क्योंकि मीडियम भी क्या करेगा, पोलराइजेशन होता है। तो ये जो एप्सिलॉन बता रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब हुआ कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट। सो इसको बोलते हैं, इसका मतलब कूलम्ब फोर्स क्या होता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यह हो गया मेरा, क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ और इसके बारे में, ठीक है। अब मैं देखूंगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर आपको समझ आ गया होगा तो, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स और दिस इज जेड, राइट। और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन, सॉरी, यहाँ पे चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन R1 है, और यहाँ पे एक और चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर Q2 चार्ज। अब मान लेते हैं इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे इस लाइन को, ठीक है, और इसको बोलेंगे R, ठीक है। Q1 को और Q2 को ज्वाइन करेंगे और दिस इज व्हाट, दिस इज R। तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हैं, ठीक है, वेक्टर लॉ में पढ़े, ट्रायंगल एक वेक्टर ऐसे
एक वेक्टर ऐसे जाता है, तो ए वेक्टर क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है, ए होता है ए बी सी, तो सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर लिखते हैं, राइट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो उसी तरह से एक वेक्टर r1 इधर जा रहा है और r वेक्टर इधर गया, तो ये दोनों वेक्टर का सम किसके बराबर होगा, r2 के बराबर होगा। तो आई कैन राइट r2 वेक्टर इज व्हाट, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर, राइट। तो यहाँ से r वेक्टर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, राइट। तो यहाँ से मैंने r वेक्टर को निकाल लिया और दोनों के बीच में जो कूलम्स फोर्स, कूलम्बिक जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये होगा आर कैप, ठीक है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, आर कैप, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसी लाइन के अलोंग होता है, जो दोनों लाइन को, जो लाइन ज्वाइन किया है दोनों चार्जेस को, उसी लाइन के अलोंग में फोर्स एक्ट होता है। तो यहाँ पे आर कैप क्या बताता है, आर कैप इज द डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, कि आर कैप के अलोंग में मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक है। ए हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस फोर्स को F को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R को लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स। पता होगा आप लोगों को, वेक्टर में पढ़े होंगे कि यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर A डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पे मैंने R कैप को क्या लिख दिया, R वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर, ठीक है। अब R वेक्टर को यहाँ से लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फोर्स का जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R क्यूब लिख देंगे, क्योंकि देखो R और R क्यूब हो जाएगा, और R वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। सो F को मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का, ठीक है। R वेक्टर को यहाँ लिखे R2 माइनस R1 इसका होल क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, वेक्टर, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, ओके। सो अब इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द कूलम्स लॉ, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, वेट यार, मेरी बहुत जल्दी नहीं मिट रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कूलम्स लॉ इज वैलिड, Coulomb's law is valid only for the point charges, right? Sorry, only for the point charges. वो अभी नहीं इधर हो रहा है, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, क्यों, देखो साइज क्या होता है, साइज तो एक रिलेटिव टर्म्स होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ को अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देगा,
लेकिन वही चीज़ को अगर बहुत आप दूर से देखोगे तो क्या होगा, और बहुत ही छोटा आपको दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से जब आपको ये स्टार्स को देखते हो तो क्या होता है, बहुत ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब नज़दीक में जाओगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, बहुत ही एक पॉइंट साइज का चार्ज होना चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे छोटे चार्ज के लिए वैलिड होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मार्कर है, इस पूरे मार्कर पे एक चार्ज आ जाए, एक छोटा सा चार्ज आ जाए तो दूसरे के दोनों के लिए वैलिड नहीं होगा। पूरे अगर मार्कर पे चार्ज रख दोगे तो इट इज़ नॉट द पॉइंट चार्ज, इट इज़ द एक्सटेंडेड चार्ज, क्योंकि पूरे बॉडी पे चार्ज है। तो बहुत ही चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। सेकेंड क्या लिखेंगे, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर्स, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। द फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, द फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ आर इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर का फंक्शन है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एंड व्हेन फोर्स इज कंजर्वेटिव देन वर्क डन बाय द फोर्स इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो, राइट। आई होप यू गेट दिस। तो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर्स, ठीक है। थर्ड में क्या लिखेंगे, कंजर्वेटिव होगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स in a loop, in a closed loop is zero, ठीक है। दिस इज सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कूलम्ब फोर्स इज, ठीक है, कूलम्ब फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज विच इज एट रेस्ट, चार्ज जो रेस्ट में होगा, रिलेटिवली रेस्ट में होगा, ठीक है। रिलेटिवली का मतलब हुआ या दो चार्ज आपस में मूव कर रहा हो या रेस्ट में हो, दो चार्ज आपस में क्या हो, रिलेटिवली रेस्ट में हो। क्योंकि जब मूव करता है ना, दो चार्ज जब मूव करने लगता है तो उसके बीच में एक और फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि आपको पढ़े होंगे या 10 में भी आप पढ़ा होगा कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, और व्हेन मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड देन एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, राइट। फोर्थ में क्या लिखेंगे, इट इज एनालोगस का मतलब सिमिलर, एनालोगस टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिमिलर होता है। क्योंकि देखो हमको तो लगता है भाई साहब और कूलम्ब्स लॉ ने उनके लॉ को चोरी कर लिया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, K(q1 q2) अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर ही है, ठीक है, नो मोर डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो यह हो गया हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ एंड उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ आई हैव डिस्कस हियर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।